एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी का एक नया यूनिट है जिसमें हम लोग गैस्ट्रो जीआई ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से डिजीज होती है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस और पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर्स डिजीज। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स होती क्या है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर हम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि पेप्टिक अल्सर एसिडिटी हो गई है। ठीक है, फोड़े पर हो गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पेप्टिक अल्सर आती है। तो इसे पेप्टिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पेप्सिन से रिलेटेड है। पेप्सिन जो एंजाइम होती है हमारे स्टोमक में, उस एंजाइम से रिलेटेड है। जहाँ पे पेप्सिन और HCl की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लगती है तो होती है पेप्टिक अल्सर्स डिजीज होती है। ठीक है, तो ए पेप्टिक अल्सर डिजीज रेफर टू द कंडीशन इन विच सुपरफिशियल लेयर टू द स्टोमक का जो सुपरफिशियल लेयर कौन सा होता है, ये स्टोमक हो गया, इसका लेयरिंग देखिए। ठीक है, ये लेयर हो गया। तो सबसे बाहर होता है सेरोसा आउटर, फिर मस्कुलरिज होती है, फिर सब म्यूकोसा होता है म्यूकोसा। तो ये इस म्यूकोसा लेयर, ये स्टोमक का ल्यूमन हो गया। ठीक है, यहीं पे HCl वगैरह रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे HCl होती है, पेप्सिन होती है, यहीं पे सारी एंजाइम रहती है इस ल्यूमन वाले एरिया में। तो इससे कौन ज़्यादा इफेक्टेड होगा, अगर HCl बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगे, स्टोमक में HCl की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगे, तो इससे कौन अफेक्टेड होगा, ये म्यूकोसल लेयर, जो अंदर म्यूकोसा लेयर है, ये सबसे पहले अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए पेप्टिक अल्सर डिजीज एक ऐसा है जिसको रेफर करते हैं टू द कंडीशन बाय विच सुपरफिशियल लेयर्स टू द स्टोमक का जो ये म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, स्टोमक का ये म्यूकोसा लेयर अफेक्टेड होता है, गेट इरोडेड, मतलब ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, डैमेज होने लगता है ड्यू टू एक्सेसिव एसिड एंड पेप्सिन एक्टिविटी। अगर एक्सेसिव एसिड का रिलीज हो रहा है और वहाँ पे पेप्सिन यानी HCl प्लस पेप्सिनोजेन का एक्टिविटी जो होता है, जहाँ पे बनता है पेप्सिन, तो अगर इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है पेप्सिन की, और साथ में अगर वहाँ पे एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तब जाके ये पेप्टिक अल्सर कॉज होती है। ठीक है, दे कैन बी लोकेटेड इन म्यूकोजल लेयर। ये कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये म्यूकोजल लेयर में ही होती है। ठीक है, जब हम एक्यूट और क्रोनिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक्यूट में क्या होता है, सिर्फ यही लेयर डैमेज होती है, जो म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में मस्कुलरिस तक डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग है, एक्यूट है, क्रोनिक है, उसमें देखेंगे। तो दे कैन बी लोकेटेड इन म्यूकोसल लेयर ऑफ अ स्टोमक, ड्यूडेनम एंड इसोफेगस। ये पेप्टिक अल्सर कहाँ होती है, स्टोमक में होती है, ड्यूडेनम में होती है और इसोफेगस में। ठीक है, ये हमारा इसोफेगस हो गया, ये हमारा स्टोमक हो गया। ठीक है, यहाँ से आती है ये डिओडेनम हो गया। ठीक है, ये इसोफागस, ये स्टोमक और ये डिओडेनम। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये तीनों में पेप्टिक अल्सर होता है। HCl रिलीज तो यहाँ हो रही है। ठीक है, HCl पेप्सिन यहाँ पे रिलीज हो रही है, लेकिन ये हो सकता है अगर ऊपर की तरफ HCl चला जाए तो इसोफेगस में अल्सर करा सकता है। अगर वो HCl बहुत ज़्यादा रिलीज होकर नीचे की तरफ आ जा रहा है तो ड्यूडेनम में अल्सर हो सकती है। ठीक है, तो स्टोमक से इसोफेगस भी अफेक्टेड हो सकता है, और साथ ही साथ जो ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट है डिओडेनम, वो भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका लेयर जो होता है लोकाई से हम याद रखेंगे, मस्कुलरिस का 2 लेयर होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो लोकाई हम शॉर्ट फॉर्म इसका बनाए हैं। एल का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ओ का मतलब हो गया आउटर, यानी जो मस्कुलरिस लेयर है वो बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होंगे और अंदर में इनर में सर्कुलर सेल्स होंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है मस्कुलरिस का। लोकाई, एल का लॉन्गिट्यूडनल, वो कहाँ होगा, आउटर, बाहर होगा। सी का मतलब हो गया सर्कुलर जो सेल है वो अंदर होगा, तो इनर। ठीक है, अब टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर होते हैं और क्रोनिक पेप्टिक अल्सर होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। तो सबसे फर्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक्यूट। तो एक्यूट से ही हम लोग जानते हैं कि एक्यूट क्या होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, जिसकी रिकवरी रेट भी बहुत जल्दी होती है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, ऑकर मोस्टली इन स्टमक, ये सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, स्टमक में होता है। ये बहुत कम ही इसोफेगस और ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है। वो क्रोनिक के केस में जो होती है इसोफेगस और स्टमक अफेक्टेड होती है।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ये स्मॉल होता है, ठीक है, मल्टीपल म्यूकोसल लेयर इरोजन। जो म्यूकोसल लेयर है, तो ये जो म्यूकोसल लेयर है, तो 1 2 3 4 लेयर इसकी हो गई, तो ये मल्टीपल लेयर को इफेक्ट कर देता है, मतलब एक लेयर को इफेक्ट किया, फिर अगर ज़्यादा HCl रिलीज हो रही है तो फिर अंदर वाले लेयर को इफेक्ट कर देता है। तो बहुत सारे मल्टीपल म्यूकोसल जो लेयर होता है स्टमक का, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये स्मॉल ये जो मतलब पेप्टिक अल्सर है ना, आप फिगर देखें तो ऐसे स्मॉल इरोजन करता है, ठीक है, अल्सर्स छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो वहाँ पे स्ट्रेस लेने की वजह से HCl का जो सिक्रीशंस है वो इंक्रीज कर जाता है स्टमक में, ठीक है। HCl ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं हमारे स्टमक में, जिसकी वजह से हम कोई भी साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं तो HCl का सिक्रेशन इंक्रीज कर जाता है, HCl ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई शॉक और ट्रॉमा बर्न हो गया, अभी किसी तरह का हमारे बॉडी में, खासकर बर्न के केस में पेप्टिक अल्सर जरूर होता है, क्योंकि उस टाइम भी HCl और पेप्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है, स्टमक में, सॉरी बॉडी नहीं, खासकर स्टमक में HCl और पेप्सिन का, ठीक है। अगर हम एस्पिरिन स्टेरॉयड लेते हैं तो ये सारी भी एस्पिरिन और स्टेरॉयड जो भी है, ये मेडिसिन है, ये भी इंक्रीज करती है HCl सिक्रीशंस को। ये हमारे वेगस नर्व्स पे काम करती है। वेगस नर्व, ये वेगस नर्व कहाँ होती है, हमारे एब्डोमिनल एरिया में होती है। कहाँ होती है, एब्डोमिनल एरिया में, तो उस पर ये काम करता है, जिसकी वजह से वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, और जिसकी वजह से HCl का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एस्पिरिन ले रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, या फिर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, उसकी वजह से। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्मोकिंग और अल्कोहल क्या करता है, ये भी HCl को इंक्रीज कर देता है। हाँ, ये भी HCl के सिक्रेशंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होगी। अगर मान लेते हैं कि एक्यूट पेप्टिक अल्सर हुआ है, तो हमारे स्टमक में क्या क्या चेंजेज आएगी, क्योंकि एक्यूट तो सिर्फ स्टमक में हो रही है, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आएगी। तो ग्रॉसली अगर हम लोग बाहर से देखें तो स्टमक हमें कैसा दिखेगा, अल्सर्स आर ओवल, अल्सर्स जो उसमें होंगे ओवल होंगे, ठीक है, ओवल शेप के होंगे, सर्कुलर भी हो सकते हैं शेप में, और उसका जो साइज होगा 1 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होगा, यानी बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से भी कम होगा अल्सर्स का, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर माइक्रोस्कोप से हम स्टमक को देखें, पेप्टिक अल्सर्स को देखें, तो कैसा दिखेगा, तो म्यूकोसल लेयर सॉलिड, मतलब म्यूकोसल लेयर हमें रुखरा दिखेगा, मतलब रुखरा का मतलब होगा, सॉलिड का मतलब स्मूथनेस नहीं रहेगी मुझे, मतलब मस्कुलर लेयर ऐसे इरोजन लाइक, मतलब कहीं पे इरोडेड हो रखा है, कहीं पे अल्सर्स हैं, कहीं पे कुछ है, इस तरह से दिखाई देंगे, एक स्मूथनेस नहीं दिखाई देगी म्यूकोसल लेयर में, ठीक है। डू नॉट इन्वेट द मस्कुलर लेयर, इसमें खासकर एक बात है कि ये सिर्फ म्यूकोसल लेयर को इफेक्ट करता है। हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये देखिए, ये सिर्फ म्यूकोसल लेयर, ये जो लेयर है ना, ये लेयर, इस लेयर को सिर्फ इफेक्ट करता है, ये जो अंदर वाली लेयर है, लेकिन मस्कुलर लेयर को नहीं, यानी मसल्स लेयर को इसके अंदर नहीं जाता है। ये एक्यूट के केस में सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसल लेयर को इफेक्ट करता है, ये अंदर मस्कुलर इस लेयर को इफेक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डू नॉट इन्वेट मस्कुलर लेयर में वो नहीं जाता है, ठीक है। अल्सर हील बाई रीइपिथेलाइजेशन विदाउट एनी स्कार फॉर्मेशन, जो अल्सर है बहुत जल्दी हील भी हो जाती है मेडिकेशन वगैरह लेने से, और इपिथेलियम लेयर बनती है। रीइपिथेलाइज का मतलब नए नए इपिथेलियम सेल्स आते हैं और वहाँ पे इपिथेलियल लेयर बनती है, और वहाँ पे किसी तरह का कोई स्कार का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट है, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाती है, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई स्कार, कोई धब्बा, कोई दाग नहीं फॉर्म होता है, किसी तरह का वहाँ पे डैमेज नहीं होता है, फिर से वो एज इट इज जैसा वो लेयर है वैसा ही बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो क्रोनिक से ही हम लोग जानते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे समय तक जो अल्सर बना रहता है, अल्सर्स की दिक्कत होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। यूजुअली वो क्या था कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती थी, स्टमक में होती थी एक्यूट, और ये कहाँ होती है, गैस्ट्रिक स्टमक में भी होगी, डिओडेनम में भी होगी, और समटाइम्स ये इसोफेगस में भी होती है, ठीक है। डिओडेनम में भी होगी, स्टमक में भी होगी, और इसोफेगस में, यानी तीनों पार्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व डीपर लेयर, वो सिर्फ किसको इफेक्ट करता था, सिर्फ म्यूकोसा को, वो था एक्यूट, वो सिर्फ म्यूकोसा लेयर को इफेक्ट करता था,
ठीक है। लेकिन ये अंदर के लेयर को भी कर सकता है, ये मस्कुलरिस वगैरह को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो हम यहाँ लेयर्स पढ़ाएं आपको, इस लेयर्स में ये अंदर के मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, ये सारे लेयर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, ये होती क्यों है। तो प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, आपको ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसके बारे में बताती हूँ कि जब देखिए ये जो पेप्टिक कल्चर हो रहा है उसका दो कॉज है। पहला तो HCl किसी ना किसी वजह से इंक्रीज कर जाए, ठीक है, HCl का सिक्रीशन स्टोमक में इंक्रीज कर जाए। दूसरा, जब HCl का सिक्रीशन डिक्रीज कर जाता है स्टोमक में, जब HCl बहुत कम बनता है तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टोमक में बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना हम खा रहे हैं वो स्टोमक में आ रहा है, स्टोमक में उसके साथ कोई बैक्टीरिया आता है, तो उसके साथ कौन सी बैक्टीरिया आती है, हेलिकोबैक्टर कोलाई आती है, उसके साथ हेलिकोबैक्टर कोलाई आती है। हम कब नॉर्मली ये बैक्टीरिया हर जगह फूड वगैरह पे अवेलेबल रहते हैं, तो हेलिकोबैक्टर कोलाई जब आता है, ठीक है, भोजन के साथ हमारे स्टोमक में आता है, तो ये क्या करता है कि अगर वहाँ पे एसिड रहता है, एसिड का अमाउंट बहुत अच्छा रहता है, तो वो मर जाता है, वो एसिड की वजह से वो किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब एसिड का सिक्रीशन डिक्रीज कर जाता है तो वहाँ पे हेलिकोबैक्टर बैसिलाई जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया वो ग्रो करना शुरू कर देती है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देती है। उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पेप्टिक अल्सर्स बनते हैं, ठीक है। दो केस है, पहला कि कुछ ऐसा हो जाए कि HCl का सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाए, दूसरा कि अगर HCl का सिक्रीशंस कम हो रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ आते हैं और HCl की कमी के होने की वजह से वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, क्योंकि ये मर नहीं पाते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन होता है, HCl होता है। जब HCl ही कम बन रहा है तो ये आसानी से वहाँ ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन का कॉज करते हैं, उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पेप्टिक अल्सर बनते हैं, ठीक है। इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। अब हमारे वेगस नर्व मैंने बताया पहले ही कि वेगस नर्व कहाँ होती है, एब्डोमिनल एरिया में होती है, एब्डोमिनल एरिया में होती है। और ये क्या करती है, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कराती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कराती है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आती है, HCl आती है, पेप्सिन आती है, ठीक है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है, HCl आती है, पेप्सिन आती है। तो वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो जाए, उसकी फंक्शन इंक्रीज कर जाए वेगस नर्व का, तो वो क्या करेगी,